कभी सोचा है क्या होता है जब किसी का चार्म, किसी का आकर्षण सिर्फ एक मुखौटा हो? आज हम साइकोपैथी यानी मनोरोग की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरेंगे। और ये सिर्फ फिल्मों वाले विलेंस की कहानी नहीं है। नहीं, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल रियलिटी है जो हमारे आसपास, शायद हमारे बीच भी हो सकती है। तो चलिए इस विवेक के नकाब के पीछे छिपे राज को खोलने की कोशिश करते हैं। अच्छा, साइकोपैथी को समझने का सबसे अच्छा तरीका शायद एक कहानी से शुरू होता है। एक ऐसी कहानी जो हमें दिखाती है कि कैसे आकर्षण और धोखा अक्सर एक साथ चलते हैं और कैसे कोई भी इनके जाल में उलझ सकता है। तो मिलिए एल्सा से। वो लंदन में नई नई आई थी, थोड़ी अकेली थी। और फिर उसकी लाइफ में एंट्री होती है डैन की। चार्मिंग, फनी, मतलब बिल्कुल वैसा जैसा उसने सोचा था। उनका रिश्ता बहुत तेजी से आगे बढ़ा और एल्सा को लगा बस यही है, वो मिल गया जिंदगी का प्यार। लेकिन ये जो सपनों जैसी कहानी थी ना, वो बहुत जल्दी एक बुरे सपने में बदलने लगी। डैन की दुनिया मानो एल्सा के लिए बंद थी। उसे कभी अपने घर नहीं बुलाया, कभी अपने दोस्तों से नहीं मिलवाया। उसका गुस्सा, वो कभी भी भड़क सकता था और कंट्रोल करने की आदत तो बढ़ती ही जा रही थी। और फिर एक दिन वो बस गायब हो गया, जैसे हवा में। एल्सा को पीछे छोड़ गया, हजारों सवालों के साथ। एल्सा की कहानी सिर्फ एक दिल टूटने की कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जब किसी का आकर्षण सिर्फ एक दिखावा हो, एक मुखौटा हो, तो उस मुखौटे के पीछे आखिर छिपा क्या होता है। तो चलिए अब कहानी से निकलकर साइंस की दुनिया में चलते हैं और समझते हैं कि साइकोपैथी की क्लिनिकल परिभाषा आखिर है क्या और एक्सपर्ट्स इसे पहचानते कैसे हैं। तो साइकोपैथी है क्या? ये सिर्फ बुरा होना नहीं है, ये एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है जहाँ सही और गलत की जो एक अंदरूनी समझ होती है ना, वो होती ही नहीं है। जरा सोचिए, कोई ऐसा इंसान जो किसी का दर्द महसूस ही नहीं कर सकता। यही सहानुभूति की कमी, यही एम्पैथी का ना होना उन्हें दूसरों को इस्तेमाल करने वाला एक परफेक्ट शिकारी बना देता है। इस कॉम्प्लेक्स कंडीशन को समझने के लिए डॉक्टर रॉबर्ट हेयर जैसे एक्सपर्ट्स ने एक टूल बनाया है, साइकोपैथी चेकलिस्ट, जिसे पीसीआर भी कहते हैं। इसे आप एक तरह का साइकोलॉजिकल एक्सरे समझ सकते हैं, जो उन लक्षणों को सामने लाता है जिन्हें हम अब देखने वाले हैं। साइकोपैथिक पर्सनालिटी के ना दो चेहरे होते हैं। एक तरफ है उनका इमोशनल मुखौटा, ऊपर से बहुत चार्मिंग, खुद को बहुत बड़ा समझने वाले, लेकिन अंदर से इमोशंस और एम्पैथी के नाम पर बिल्कुल खोखले। और दूसरी तरफ है उनका बर्ताव, इम्पल्सिव, गैर जिम्मेदार और समाज के नियमों की कोई परवाह नहीं। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत खतरनाक होता है। डॉक्टर हेयर के एक रिसर्च सब्जेक्ट ने क्या खूब कहा था, ऐसा नहीं है कि मैं कानून नहीं मानता, मैं अपने खुद के कानून मानता हूँ, मैं अपने नियम कभी नहीं तोड़ता। ये एक लाइन साइकोपैथिक माइंडसेट का पूरा सच बता देती है। उनकी अपनी एक दुनिया है जिसके राजा वो खुद हैं, और बाकी दुनिया के नियम उनके लिए कोई मायने नहीं रखते। अच्छा, अक्सर लोग साइकोपैथ और सोशियोपैथ इन दो शब्दों को एक ही समझ लेते हैं, पर इनके बीच कुछ बहुत ज़रूरी फ़र्क हैं जिन्हें समझना वाकई में महत्वपूर्ण है। देखिए, सबसे बड़ा फ़र्क है बॉर्न वर्सेस मेड का। माना जाता है कि साइकोपैथ पैदा ही ऐसे होते हैं, शायद उनके ब्रेन के स्ट्रक्चर में ही कुछ फ़र्क होता है। वहीं सोशियोपैथ को हालात बनाते हैं, बचपन का कोई ट्रॉमा या बहुत बुरा माहौल। इसे ऐसे सोचिए, साइकोपैथ एक ठंडा, कैलकुलेट करने वाला शिकारी है जो शांति से अपना प्लान बनाता है, जबकि सोशियोपैथ एक गुस्सैल, बेकाबू भेड़िया है जो आसानी से भड़क जाता है। पर एक मिनट,
साइकोपैथ का मतलब हमेशा हमेशा कोई हिंसक अपराधी नहीं होता। कई बार ये लोग सूट पहनकर हमारे बीच बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिसों में बैठे होते हैं और वहां भी वो अपनी शिकारी वाली फितरत का इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो आंकड़ा आ रहा है ये सच में चौंकाने वाला है। देखिए, आम आबादी में करीब करीब 1% लोगों में साइकोपैथिक ट्रेट्स होते हैं। लेकिन जब बात आती है कॉर्पोरेट बोर्ड रूम्स की, सीनियर मैनेजमेंट की, तो ये नंबर बढ़कर 3 से 4% हो जाता है। सोचिए, इसका मतलब ये है कि हमारा जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो जाने अनजाने में ऐसे खतरनाक लक्षणों को शायद बढ़ावा दे रहा है। और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि ये लोग इंटरव्यू में माहिर होते हैं। उनका कॉन्फिडेंस, उनका चार्म, उनकी मीठी मीठी बातें, सब कुछ एक करिश्मे जैसा लगता है। वो ठीक वही बोलते हैं जो इंटरव्यू लेने वाला सुनना चाहता है और बड़ी आसानी से सिस्टम में अपनी जगह बना लेते हैं। और उनकी सफलता ना एक सोची समझी स्ट्रैटेजी होती है। पहले वो अपने चार्म से कंपनी में घुसते हैं, फिर अपने साथ काम करने वालों को देखते हैं कि कौन मोहरा बन सकता है और कौन संरक्षक। फिर वो झूठ और मैनिपुलेशन का जाल बुनते हैं, अपने रास्ते में आने वालों को बर्बाद करते हैं और आखिर में जिन लोगों ने उनकी मदद की होती है उन्हें भी धोखा देकर टॉप पर पहुंच जाते हैं। हाँ, ये सब सुनकर थोड़ा डर लग सकता है, लेकिन याद रखिए, जानकारी ही सबसे बड़ा हथियार है। तो चलिए अब बात करते हैं कि इस जानकारी का इस्तेमाल खुद को बचाने के लिए कैसे किया जा सकता है। देखिए, सबसे पहला डिफेंस है जागरूकता। इन लक्षणों को पहचानिए। किसी की चमक दमक के पीछे की सच्चाई देखने की कोशिश कीजिए। नए रिश्तों में जल्दबाजी मत कीजिए। और सबसे ज़रूरी बात, अपनी गट फीलिंग, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर भरोसा कीजिए। अगर कुछ गलत लग रहा है तो बहुत चांस है कि वो सच में गलत है। और अगर कोई पहले से ही किसी ऐसे रिश्ते में फंसा है तो पहली बात ये याद रखें, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप किसी ऐसे इंसान को नहीं बदल सकते जो बदलना ही नहीं चाहता। अपनी सीमाएं तय कीजिए, अपने नुकसान को कम कीजिए और वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढिए। और हाँ, मदद मांगना कमजोरी नहीं बल्कि हिम्मत की निशानी है। आखिर में ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। आज की इस दुनिया में जहां एम्बिशन और चार्म को सक्सेस की निशानी माना जाता है, वहां हम एक असली लीडर और एक नकाब पहने शिकारी के बीच की बारीक लाइन को कैसे पहचानें? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ढूंढना शायद हम सबके लिए जरूरी है।